हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने हिस्ट्री ऑनर्स 6 सेमेस्टर कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपलोड किया था। दोस्तों, सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है, इसके वजह से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम लेटेस्ट अपडेट वाला सिलेबस। दोस्तों, इस सिलेबस में बताऊंगा आपको पढ़ना क्या है, कहाँ कहाँ से सवाल आता है। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और इस वीडियो से कैसे सवाल आता है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों। इसमें सिलेबस के साथ साथ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है आपका, इस सिलेबस में आपका समकालीन भारत 1947 से लेकर के 2000 तक का वर्णन है। दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट सिलेबस के ऊपर चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का सिलेबस यानी कोर पेपर 13 का हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर है हम लोग का समकालीन भारत 1947 से लेकर के 2000। दोस्तों, उसमें पहला यूनिट है नए राज्य का उद्भव। दोस्तों, नए राज्य का उद्भव मतलब जब 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ था और भारत दो देशों में बट गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो उस टाइम पर क्या भारत की समस्याएं थी, उनके विभाजन की क्या कारण थी, क्या प्रक्रिया थी, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, विभाजन एवं उसके निशान मतलब सीमाओं के निशान। नेक्स्ट है दोस्तों रियासतों का एकीकरण, यानी उस टाइम तक जब हम लोग आज़ाद हुए, हम लोग का जब आज़ादी मिला था उस टाइम तक हम लोग का देश राज्यों में नहीं बल्कि रियासतों में बंटा हुआ था। ठीक है, और उन देशी रियासतों को एक कर करके कैसे हम लोग एक भारत राष्ट्र का निर्माण किए, उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर गणतंत्र का निर्माण, यानी हम लोग का जो संविधान सभा है, संविधान का निर्माण हुआ, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। संविधान के मसौदा कैसे तैयार किया गया और राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ, इसमें संविधान का गणतंत्र का निर्माण टॉपिक में हम लोग देखेंगे। दोस्तों अब यूनिट 3 में आपका है विकास एवं प्रगति का युग। दोस्तों, जब हम लोग का देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद हम लोग का भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता गया। इसमें कई सारे चेंजेस आए, कई परिवर्तन आए और कई आधुनिक तरीके के साथ हम लोग विदेशों का साथ संबंध बनाए और इस कारण हम लोग का जो भारत है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। दोस्तों, इसमें हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संबंध सबसे इम्पोर्टेंट रहा। इसमें हम लोग को जो देखेंगे वो देखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन। दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा, तो इसलिए आपको पढ़ना है। और ये जो टॉपिक है आप कहाँ पर पढ़ेंगे, इसका जो वीडियो है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नोट्स फॉर्मेट में आप आराम से देखिए और वहाँ से नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पंचशील समझौता। दोस्तों, पंचशील क्या है? पंचशील भारत और चीन के बीच एक समझौता है जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच में सीमा और जो लड़ाई होता है वो उसके बीच एक एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये बात आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल और आपका चौथा है सार्क। दोस्तों, ये सार्क आपका जो मछली वाला सार्क नहीं है, एक सार्क संगठन है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है नियोजित विकास एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों, ये जो नियोजित विकास एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी सवाल एग्ज़ाम में देखा गया है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी क्या है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जो चौथा यूनिट है, चौथा यूनिट में है 1960 के बाद का भारत। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस आया और क्या क्या हम लोग को देखने को मिला। तो सबसे पहले हम लोग देखें भारत का परमाणु शक्ति के रूप में उदय, यानी भारत ने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में और भारत एक न्यूक्लियर पावरफुल वाला देश बना। ठीक है, नेक्स्ट है आपातकाल। हम लोग देखें 72-73 में के आसपास क्या हुआ, हम लोग का नेशनल इमरजेंसी लगा, तो भारत का राष्ट्रीय आपातकाल लगा।
उस टाइम हम लोग का जो जेपी आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन क्या था, ये क्यों ज़रूरी है और किसके विरुद्ध हुआ था, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जो जेपी आंदोलन वाला टॉपिक है आप ज़रूर एक बार पढ़िएगा, इससे ऑब्जेक्टिव सवाल भी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का अंतिम टॉपिक रहेगा आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो एक एक करके दोस्तों चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, उनके निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। यानी ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ये कोई आंदोलन नहीं बल्कि एक ग्रुप था, ठीक है। और जो दोस्तों विश्व युद्ध के बाद जो पूरी देश था वो दो गुटों में बटा हुआ था। एक था आपका साम्यवादी देश, एक था पूंजीवादी देश। साम्यवादी देश में रूस था और पूंजीवादी देश में अमेरिका था। ये दोनों जो देश था वो सभी देश को अपने अंदर सम्मिलित करना चाहते थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी देश थे जो दोनों गुट में नहीं रहना चाहते थे। वो उन देशों ने एक बनाया ग्रुप जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक उदारीकरण क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, व्याख्या करें। यह दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पंचशील समझौता क्या था, व्याख्या करें। नेक्स्ट है देशी रियासतों का एकीकरण पर एक विस्तार पूर्वक वर्णन करें। दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और आर्थिक उदारीकरण लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये शॉर्ट टाइप के लिए। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट है सार्क क्या है, निर्माण व उद्देश्यों का वर्णन करें। तो सार्क क्या है, एक संगठन है, ये दक्षिण एशियाई जो देश है उनका एक संगठन है, ठीक है। ये वाला पढ़ लीजिएगा, कहाँ से पढ़ना है, वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इतना अच्छा से बताया हूँ, ये वाला टॉपिक आप एक बार में समझ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। नेक्स्ट है भारत विभाजन के कारण और उद्देश्यों का वर्णन करें। ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इन पर एक लेख लिखिए। ये दोस्तों ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में हर साल बना है, तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। नेक्स्ट आपका दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है जेपी आंदोलन से, जेपी आंदोलन क्या था, आंदोलन के कारण और उद्देश्यों का वर्णन करें। दोस्तों मोटा मोटी ये जो 8 सवाल है, ये 8 सवाल में आपका CC 13 पेपर कवर हो जाना चाहिए। अगर आप ये 8 को सवाल करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आप अगर ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो इन सब टॉपिक का ही ऑब्जेक्टिव कीजिए, और सिलेबस भी छोटा है तो पूरी ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो आगे हम लोग दोस्तों क्या देखेंगे, CC 14 पेपर का, ठीक है। CC 14 पेपर का आपका सिलेबस। दोस्तों ये CC 14 पेपर एक इस बार के लिए नया है, तो ये थोड़ा समझने में आपको थोड़ा टिपिकल हो सकता है। तो जितना कोशिश करूँगा मैं आपको सरल भाषा में समझाने का कोशिश 100% करूँगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना है, ताकि जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेबस क्या है वो समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।